बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आई एम मोहम्मद वसीम साकिब, योर केमिस्ट्री टीचर। बेटा आज हमने एमडी कैट का FLP2 डिस्कस करना है, तो आइए चलते हैं बोर्ड की तरफ। जी स्टूडेंट्स, बेटा पहला MCQ क्वेश्चन नंबर 81 आपके सामने है। At the same temperature and pressure, helium gas is more ideal than hydrogen gas due to, कहते टेम्परेचर प्रेशर सेम है यानी कांस्टेंट है, तो हीलियम गैस ज्यादा आइडियल है हाइड्रोजन गैस के निस्बत। रीजन पूछी है उसने। पहली ऑप्शन है ग्रेटर मोलर मैस, कि जी हीलियम का मोलर मैस ज्यादा होता है। दूसरा है ग्रेटर मोलेकुलर साइज। बेटा हीलियम एक एटम है, वो एक एटम को हम मोनोटॉमिक मॉलिक्यूल कहते हैं, तो एक एटम का मॉलिक्यूलर साइज हाइड्रोजन के 2 एटम से ज्यादा नहीं हो सकता। हाइड्रोजन के एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है और हीलियम के एक मॉलिक्यूल में एक ही एटम है, तो बीटा ऑप्शन तो नहीं बनती। फिर चार्ली ऑप्शन लेसर मोलर मैस, और जो डेल्टा ऑप्शन है लेसर मॉलिक्यूलर साइज। तो देखें जी बेटा, गैसेस नॉन आइडियल कब होती हैं, उसके लिए आपने एक रिलेशन याद करना है कि जिन गैसेस का साइज ज्यादा उनकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा, और जिनकी पोलराइजेबिलिटी ज्यादा उनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ज्यादा, और इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है वो गैसेस को नॉन आइडियल करती हैं, यानी वो उतनी ज्यादा नॉन आइडियल हो जाएंगी। तो साइज का फैक्टर है जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो जिसका साइज ज्यादा वो ज्यादा नॉन आइडियल। हीलियम का साइज कम है, लेस साइज, लेस पोलराइजेबल, लेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, लेस नॉन आइडियल यानी मोर आइडियल। तो यहां पे साइज का फैक्टर जो है वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गया, और यही बात जो है वो डेल्टा ऑप्शन में लिखी हुई है कि लेसर मॉलिक्यूलर साइज। तो 81 का आंसर हो गया डेल्टा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 82, द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन इन एन एटम विद Z इज इक्वल टू 22 इन द ग्राउंड स्टेट इज। Z एटॉमिक नंबर, कहते एटॉमिक नंबर 22 हो अगर, तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है वो कितने होंगे। तो पहली ऑप्शन है 4, सेकंड ऑप्शन बीटा ऑप्शन है 5, चार्ली ऑप्शन है 3 और डेल्टा ऑप्शन है 2। तो देखिए जी, एटॉमिक नंबर 22 बेटा टाइटेनियम का होता है, स्कैंडियम के बाद टाइटेनियम, स्कैंडियम 21, टाइटेनियम 22। तो टाइटेनियम 22 है। 22 के लिए जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं तो नियरेस्ट जो नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैच कर रही होती है वो लिख देते हैं। आर्गॉन आ गया जी 18। अब 22 में 18 इलेक्ट्रॉन आर्गॉन की जैसे हैं, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जैसे हैं। फिर 4s जो है वो आता है जिसकी एनर्जी 3d से कम होती है, तो 4s फिल हुआ, 18 और 2, 4s के 2 इलेक्ट्रॉन 20 हो गए, और d में बच गए 2 इलेक्ट्रॉन। d के अंदर 5 ऑर्बिटल्स होते हैं, हर ऑर्बिटल में पहले इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड जो है ना वो आता है, हाफ फिल्ड होता है, तो एक हाफ फिल्ड दूसरा हाफ फिल्ड, यानी टाइटेनियम में 2 हाफ फिल्ड या 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन जो है वो बनते हैं। तो फिर क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर हो गया डेल्टा ऑप्शन। Question number 83, the outer electronic configuration and color of the some ions of the first transition series of the elements are given below। जी बेटा उसने स्टेटमेंट्स दी हैं। पहली स्टेटमेंट में स्कैंडियम +3 है और आगे 3d 0 लिखा हुआ है। बेटा जब d के अंदर 0 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे या d के अंदर 10 इलेक्ट्रॉन फुली फिल्ड हो जाएगा, इन दोनों केसेस में एम्प्टी d और फुली फिल्ड d, इन दोनों केसेस में वो कलरलेस हो जाता है। कलरलेस मीन जब उसे एक्वस मीडियम में डालेंगे तो कलरलेस, और अगर वो सॉलिड स्टेट में होगा तो वाइट कलर में होगा, तो हम उसे कलरलेस ही कहते हैं। वाइट कोई कलर नहीं है। जितनी वाइट लाइट किसी बॉडी पे पड़ती है, अगर वो सारी की सारी वापस एमिट हो जाएगी तो वो वाइट दिखाई देगी, यानी वो उसका अपना कोई कलर नहीं है, वो बॉडी कोई कलर एब्जॉर्ब नहीं कर रही। तो फिर पहली ऑप्शन है 3d 0, d के अंदर जो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन है वो 0 हो गए और वो कलरलेस हो गया। ठीक है जी। सेकंड स्टेटमेंट है Fe+2,
3d6, ठीक है, 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन होते हैं बेटा उसके अंदर, और ग्रीन कलर है। आयरन जब +2 स्टेट में होता है, जैसे फेरस सल्फेट है उसमें आयरन +2 है, तो वो ग्रीन कलर का सॉल्ट बनता है, ठीक हो गया। Fe+3 थर्ड स्टेटमेंट है, 3d5, ठीक है, उसके अंदर नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन जो है वो 5 है, और उसका रंग पिंक जो है ना वो लिखा हुआ है। तो बेटा Fe+3 जब फेरिक होगा तो वो पिंक कलर में नहीं होता, ब्राउनिश रेडिश ब्राउन कलर में होता है, जंग का रंग जैसा होता है, रस्ट कलर जिसे आप कहते हैं। तो पिंक कलर उसका नहीं बनता, पिंक मैंगनीज का होता है। तो ये वाली बात गलत हो गई, थर्ड स्टेटमेंट गलत हो गई। और फोर्थ स्टेटमेंट है कॉपर +1, उसमें 3d10 है, d10 हो गया तो फिर उसका कोई कलर नहीं होगा, यानी वाइट कलर, कलरलेस हम उसे कहेंगे, वाइट इन अ सॉलिड और कलरलेस इन एक्वा सॉल्यूशन। तो अब ये जो 4 स्टेटमेंट्स हैं इनमें सिर्फ थर्ड स्टेटमेंट रॉन्ग है, बाकी सारी सही है। तो क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर मैच करेक्टली विद देयर रिस्पेक्टिव आयंस। कहते कौन सा करेक्टली मैच कर रही है, 1, 2 और 4 मैच करती हैं। और ये 1, 2, 4 कहाँ लिखा है जी, पहली ऑप्शन है 1 ओनली, दूसरी 2 ओनली, तीसरी 3 एंड 2 है, और लास्ट ऑप्शन है 1, 2 एंड 4। तो डेल्टा ऑप्शन इसका आंसर हो गया जी, 83 डेल्टा ऑप्शन। जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 84, अल्कलाइन अर्थ मेटल हाइड्रोक्साइड डिकम्पोज ऑन हीटिंग, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन इज अ करेक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस डिकम्पोजिशन। बेटा अल्कलाइन अर्थ मेटल जो है वो सेकेंड ग्रुप होता है, सेकेंड ग्रुप में जो OH है उसके साथ ट्वाइस लिखा जाता है। अब जो OH के साथ ट्वाइस लिखा है वो सिर्फ अल्फा ऑप्शन में है, तो सेकेंड ग्रुप है उस पर +2 चार्ज है, उसकी वजह से OH उसके साथ 2 अटैच होते हैं। जैसे मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है तो MgOH ट्वाइस होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है CaOH ट्वाइस होता है, तो ये अल्फा ऑप्शन बनती है, और फिर उसकी डिकम्पोजिशन के बाद MO और वाटर बन जाएगा। यानी इस तरह से ये हमारे पास मेटल सेकंड ग्रुप की, जैसे कैल्शियम है, OH है, उसे क्या बनेगा, कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर। क्योंकि मेटल जो सेकंड ग्रुप की है उस पर +2 चार्ज आता है, तो ऑक्सीजन पे -2 होता है, तो फिर दोनों एक एक एटम की शक्ल में आते हैं, CaO जैसे है, या MgO है, या और भी जो सेकंड ग्रुप के मेटल्स होंगे। तो ये फर्स्ट जो ऑप्शन है वही इसे मैच करती है बेटा, तो 84 का आंसर हो गया अल्फा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 85, मार्कोनिकॉफ रूल इज एप्लीकेबल टू द रिएक्शन बिटवीन। बेटा देखिए मार्कोनिकॉफ रूल के बारे में आप जानते हैं कि अनसिमेट्रिकल अल्कीन में अनसिमेट्रिकल रिएजेंट ऐड होता है, तो यहां पे पहली ऑप्शन जो है वो अनसिमेट्रिकल अल्कीन है, प्रोपीन इज एन अनसिमेट्रिकल अल्कीन, लेकिन उसमें जो रिएजेंट ऐड होना है वो अनसिमेट्रिकल नहीं है, ब्रोमीन एक सिमेट्रिकल रिएजेंट है, तो यहां पे मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई नहीं होगा। बीटा ऑप्शन को देखें, C2H2 ये इथाइन है, इथाइन भी सिमेट्रिकल, यानी दोनों कार्बन के बाद जो हाइड्रोजन है वो इक्वल है, तो ये सिमेट्रिकल है, इस पे जो ना मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई नहीं होना। चार्ली ऑप्शन जो है वो अल्केन है, C3H8 अल्केन है, अल्केन पे तो वैसे ही मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई नहीं होता। और डेल्टा ऑप्शन फिर बाकी बच गई, वो अल्कीन है जो कि अनसिमेट्रिकल है, और HBr वो अनसिमेट्रिकल रिएजेंट है, यहाँ पे मार्कोनिकॉफ रूल अप्लाई होगा और 2 ब्रोमोप्रोपेन बन जाएगा। तो उसने सिर्फ यह पूछा था कि एप्लीकेबल किस पे है, तो बेटा डेल्टा आंसर है 85 डेल्टा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 86, एन अल्कोहल इज कन्वर्टेड इनटू एल्डिहाइड with the same number of carbon atom in the presence of K2Cr2O7, dilute H2SO4 for the alcohol is। जी बेटा वो कहते हैं कि अल्कोहल एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो रही है ऑक्सीडाइजिंग एजेंट K2Cr2O7 पोटेशियम डाइक्रोमेट और H2SO4 की मौजूदगी में, तो नंबर ऑफ कार्बन सेम रहने चाहिए। अब पहली ऑप्शन है, ये जो पहली ऑप्शन है ये 2 ब्यूटानोल, यह सेकेंडरी अल्कोहल है, तो बेटा आप जानते हैं सेकेंडरी अल्कोहल के ऑक्सीडेशन से कीटोन बनता है, सवाल में है कि एल्डिहाइड बनाना है। बीटा ऑप्शन देखें, ये एन प्रोपाइल अल्कोहल या 1 प्रोपानोल है, ये प्राइमरी अल्कोहल है, इसकी ऑक्सीडेशन से हमारे पास एल्डिहाइड बन जाएगा, तो यही आंसर है। जो चार्ली ऑप्शन है ये 2 प्रोपानोल है, 2 प्रोपानोल जो है वो भी सेकेंडरी अल्कोहल है, ये भी कीटोन में कन्वर्ट हो जाएगा, 2 प्रोपानोन बन जाएगा। और डेल्टा ऑप्शन जो है वो टर्शरी अल्कोहल है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, टर्शरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन नहीं होती, उसकी सिर्फ डिहाइड्रेशन होती है। तो इस कॉन्सेप्ट के लिहाज से अल्फा और चार्ली में कीटोन बन गया, डेल्टा की ऑक्सीडेशन नहीं हुई, सिर्फ बीटा ऑप्शन बच गया
जिसकी ऑक्सीडेशन से प्रोपानल बनेगा। इस तरह से कि ये प्रोपानोल है, ऑक्सीडेशन हुई, ऑक्सीडेशन में पहले वाटर माइनस होना है और ये प्रोपानल में कन्वर्ट हो जाएगा। तो 86 का हमारे पास जो आंसर बना, जो ऑप्शन मैच कर रही है बेटा, वो बीटा ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 87, एवोगैड्रोस नंबर इज द नंबर ऑफ पार्टिकल्स प्रेजेंट इन। कहता है एवोगैड्रोस नंबर किस में मौजूद हैं। अब एवोगैड्रोस नंबर क्या होते हैं, 6.02 10⁻23 और ये किसी भी चीज के 1 मोल में मौजूद होते हैं। तो पहली ऑप्शन जो है वो वॉल्यूम के हवाले से है। वॉल्यूम जो है वो 1 मोल का कितना होता है, 22.4 डेसीमीटर क्यूब। तो यहाँ पे 1 डेसीमीटर क्यूब पहली ऑप्शन लिखी हुई है, तो इसमें तो 1 मोल पार्टिकल नहीं होंगे। दूसरी ऑप्शन है मैस ऑफ 1 मॉलिक्यूल, एक मॉलिक्यूल के मैस में तो हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर तो नहीं होते, तो ये दूसरी ऑप्शन भी गलत हो गई। तीसरी ऑप्शन है 1 ग्राम ऑफ मॉलिक्यूल, किसी भी मॉलिक्यूल का 1 ग्राम, तो ये भी हमारे पास आंसर नहीं बनता। और डेल्टा ऑप्शन है 1 ग्राम एटम ऑफ एन एलिमेंट। ग्राम एटम बेटा मोल का दूसरा नाम है। एलिमेंट के लिए हम मोल भी यूज कर सकते हैं वर्ड, और ग्राम एटम भी यूज कर सकते हैं। तो यहां पे चूंकि 1 मोल है तो 1 मोल में एवोगैड्रोस नंबर होंगे, यानी 87 का डेल्टा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 88, अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन ऑलवेज कंटेन इक्वल। बैलेंस केमिकल इक्वेशन में क्या चीज इक्वल होती है जी। पहली ऑप्शन है वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, बेटा वॉल्यूम तो सेम नहीं हो सकता। दूसरी ऑप्शन है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, नंबर ऑफ मोल्स भी सेम नहीं हो सकते। जैसे हम कोई रिएक्शन कंसिडर करते हैं, जैसे ये आपके सामने रिएक्शन मैंने लिखा हुआ है, ये रिएक्शन बेटा देखें, इसमें रिएक्टेंट 1 मोल है, ये दूसरा रिएक्टेंट 3 मोल है, तो दोनों मिलके 4 मोल हो गए, और प्रोडक्ट के कितने मोल बने, 2। तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट के मोल्स तो इक्वल नहीं है, जब मोल्स इक्वल नहीं होंगे तो वॉल्यूम भी इक्वल ही होगा, यानी पहली दोनों ऑप्शन जो है वो ठीक नहीं है। चारली ऑप्शन है नंबर ऑफ एटम्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ये सही है कि जितने रिएक्टेंट हमारे पास, रिएक्टेंट के नंबर ऑफ एटम्स हैं उतने ही प्रोडक्ट के अंदर भी होंगे। जैसे N2 है तो प्रोडक्ट वाली साइड पे भी 2 नाइट्रोजन ही होंगे, इधर हमारे पास जो है वो 6 हाइड्रोजन है तो उधर भी 6 हाइड्रोजन ही होंगे, यानी नंबर ऑफ एटम इन रिएक्टेंट प्रोडक्ट सेम होंगे। तो 88 का चार्ली ऑप्शन आंसर बन गया। डेल्टा ऑप्शन देख लें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल जो है वो भी सेम नहीं होंगे क्योंकि उनके मोल्स इक्वल नहीं है। तो 1 मोल में एवोगैड्रोस नंबर है, तो अगर 2 मोल होंगे तो जब मोल्स डिफरेंट तो फिर ऑटोमेटिकली हमारे पास उनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी डिफरेंट। तो 88 का चार्ली ऑप्शन जी। क्वेश्चन नंबर 89 है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वैल्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी बट डज नॉट कॉज पोल्यूशन। कहते हैं कौन सा सोर्स एनर्जी है लेकिन पोल्यूशन कॉज नहीं करता। तो पहली ऑप्शन है फॉसिल फ्यूल। फॉसिल फ्यूल से हम एनर्जी कब हासिल करते हैं, जब उन्हें जलाते हैं, जब उन्हें जलाया जाता है तो फिर पोल्यूशन कॉज होती है। दूसरी ऑप्शन है सन, सूरज, इससे सिर्फ एनर्जी मिल रही है, कोई पोल्यूशन कॉज नहीं होती, यही आंसर है। चार्ली ऑप्शन देखें, न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी से जब हम एनर्जी हासिल करते हैं तो उससे रेडिएशंस बनती हैं अल्फा बीटा गैमा, जो कि हार्मफुल रेडिएशंस होती हैं, वो नुकसानदेह हो गई, यानी एनर्जी हमने हासिल की तो साथ पोल्यूशन क्रिएट हुई। और जो पेट्रोलियम है उसको भी जलाने से एनर्जी हासिल होती है, तो वो जलाने से पोल्यूशन कॉज होती है। तो 89 का फिर बीटा ऑप्शन हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 90, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशी सेंट्रल एटम कैन नॉट फॉर्म कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। कहता है किस केस में सेंट्रल एटम अब कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड नहीं बना सकता। पहली ऑप्शन है BF3, दूसरी AlCl3, तीसरी NH4 अमोनियम आयन, और डेल्टा ऑप्शन है वाटर। तो देखें जी बेटा, BF3 में बोरॉन जो है वो एक फ्लोराइड आयन एक्सेप्ट करता है, ये इलेक्ट्रॉन पेयर उसे डोनेट करता है, और BF4 नेगेटिव ये बन जाता है, इसमें एक कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बन गया। तो बोरॉन सेंट्रल एटम था, उसने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लिया। AlCl3 में इसी तरह से ये एक क्लोराइड आयन एक्सेप्ट करके AlCl4 नेगेटिव आयन बना देता है। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट एटम्स हैं, थर्ड ग्रुप के एलिमेंट जो होते हैं बोरॉन, एल्यूमिनियम वगैरह, ये इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता, तो अपने ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करते हुए कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लेते हैं। NH4 में नाइट्रोजन ने पहले ही कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाया हुआ है, अब ये मजीद कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड नहीं बना सकता। और वाटर में जो ये जो वाटर है उसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन आयन एक्सेप्ट करके H3O पॉजिटिव बना लेता है, जिसमें ऑक्सीजन कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनाता है। तो यहाँ पे ऑक्सीजन ने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लिया, यहाँ पे एल्यूमिनियम ने, यहाँ पे बोरॉन ने, यानी इन 3 केसेस में सेंट्रल एटम ने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बना लिया।
अमोनियम के केस में सेंट्रल एटम ने कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड पहले से बनाया हुआ था, अब मजीद नहीं बना सकता। तो इसका आंसर भी बन गया क्वेश्चन नंबर 90 का चार्ली ऑप्शन। जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 91, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर कोवलेंट क्रिस्टल्स एक्सेप्ट, कहते सारे कोवलेंट क्रिस्टल्स हैं सिवाय एक के। पहली ऑप्शन है सिलिकॉन कार्बाइड, ये कोवलेंट क्रिस्टल है, ठीक है। दूसरी ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, ये बेटा मोलेकुलर क्रिस्टल है। मोलेकुलर या मॉलिक्यूलर क्रिस्टल वो होते हैं जिनमें लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस या हाइड्रोजन बॉन्डिंग या डायपोल डायपोल फोर्सेस जो हैं वो मॉलिक्यूल्स को आपस में जोड़ के सॉलिड में कन्वर्ट करने का बायस बने। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक मोलेकुलर क्रिस्टल है। डायमंड जो है वो कोवलेंट सॉलिड है, इसमें कोवलेंट बॉन्ड की वजह से सारी सॉलिड स्टेट जो है ना वो बनती है। सिलिका भी एक कोवलेंट सॉलिड है। तो 91 का बीटा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 92, द रिलेटिव ऑर्डर ऑफ द इंक्रीजिंग एनर्जीज ऑफ द 4s 4p 4d एंड 4f इज, 4s 4p 4d 4f में सबसे ज्यादा एनर्जी होती है f की, तो f सबसे ज्यादा हो गया, फिर उससे कम 4d, फिर उससे कम 4p, फिर उससे कम 4s। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में ये 4s लेस देन, फिर आगे 4p, फिर 4p लेस देन है 4d से, 4p लेस देन 4f से। तो ये बेटा अल्फा ऑप्शन है जो मैच करती है। तो 92 अल्फा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 93, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ एडिशन पॉलीमर। एडिशन पॉलीमर होते हैं जिनमें डबल बॉन्ड जो है उसकी वजह से चेन बढ़े। तो पहली ऑप्शन है पॉलीस्टाइरीन, ठीक है, ये एडिशन पॉलीमर है। दूसरा ऑप्शन है पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये भी एडिशन पॉलीमर है। और जो नाइलॉन 66 है ये बड़ा कंडेंसेशन पॉलीमर है। ये एडिपिक एसिड और हेक्सामिथाइलिन डायमाइन के वाटर लूज करने के बाद जो स्पीशी बनती है उसका रिपीटिंग यूनिट है वो कहलाता है नाइलॉन 66। तो ये कंडेंसेशन पॉलीमर है, एडिशन नहीं है। और जो प्रोपाइलीन है, पॉलीप्रोपाइलीन है, ये भी जो है ना वो एक एडिशन पॉलीमर है। तो 93 जो है उसका चार्ली ऑप्शन जो कि कंडेंसेशन पॉलीमर था। क्वेश्चन नंबर 94, द रेट कांस्टेंट ऑफ अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इज 3 × 10⁻⁻6 पर सेकेंड। बेटा रेट कांस्टेंट के की वैल्यू उसने दे दी है। इफ द इनिशियल कंसंट्रेशन इज 0.10 मोल, हमारे पास इनिशियल कंसंट्रेशन 0.01 मोलर है, देन द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन इज, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, हम इसकी कैलकुलेशन करते हैं फिर हम इसकी ऑप्शन देखेंगे। तो देखें जी बेटा के की वैल्यू दे दी है, लिख ली। इनिशियल कंसंट्रेशन क्योंकि फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है तो फर्स्ट ऑर्डर में मैंने उसे ए लिख लिया, कंसिडर कर लिया कि वो एक रिएक्टेंट ए है। तो फर्स्ट ऑर्डर के लिए रेट इक्वेशन क्या होगी, रेट इज इक्वल टू के ए की पावर 1। अब के रेट कांस्टेंट है उसकी वैल्यू दी हुई है, इनिशियल कंसंट्रेशन की वैल्यू भी दी हुई है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है। पॉइंट खत्म किया तो नीचे 100 आ गया, ये पॉइंट खत्म होने के बाद बच गया 10/100। 10/100 में एक जीरो कैंसिल हो गया, 1/10 रह गया। 1/10 जब ऊपर आएगा तो पावर माइनस हो जाएगी, 10⁻⁻6 पहले ही था, एक पावर मजीद माइनस हुई तो -7 हो जाएगा। ये बेटा उसका रेट ऑफ रिएक्शन आ गया क्वेश्चन नंबर 94 का। तो देखें जी ये किससे मैच करता है। पहली ऑप्शन है 3 × 10⁻⁻5 मोल्स पर सेकंड, गलत। दूसरा ऑप्शन है 3 × 10⁻⁸ मोल्स पर सेकंड, ये भी गलत हो गया। चार्ली ऑप्शन है 3 × 10⁻6 मोल्स पर सेकंड, ये भी गलत हो गया। डेल्टा ऑप्शन बेटा हमारा आंसर बन गया 3 × 10⁻7 मोल्स पर सेकंड। तो 94 डेल्टा आंसर। क्वेश्चन नंबर 95, द यूपीएससी नेम ऑफ द फॉलोइंग अल्कीन इज। जो बेटा अल्कीन में जो फार्मूला है वो आपके सामने है, उसमें 3 दफा डबल बॉन्ड आ रहा है, यानी ये ट्राईइन है, ट्राईइन, ठीक हो गया। अब ट्राईइन जो है वो हमारे पास 2 जगहों पे लिखा हुआ है, बीटा ऑप्शन में और डेल्टा ऑप्शन में। जो अल्फा और चार्ली है इनमें ट्राईहेप्टीन और ट्राईहेप्टीन लिखा हुआ है। जो डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं इनके जो अगर ये एक से ज्यादा हो जाएं तो वो डाईइन या ट्राईइन जो है वो अल्केन नाम के बाद आता है, एल्का डाईइन, एल्का ट्राईइन। तो यहाँ पे हमारे पास हेप्टा ट्राईइन होना चाहिए था। हेप्टा क्यों होना चाहिए था जी, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कार्बन जो है वो 7 है। तो काउंट करें, आप देखें 7 कार्बन आ गए। अब डबल बॉन्ड पहले कार्बन पे है, तीसरे पे है और 5वें पे है, तो हम उनके नंबर लिखेंगे। हेप्टा 7 को शो कर रहा है,
फिर 135, ये डबल बॉन्ड की पोजीशन है, 135 ट्राईन, तो हेप्टा 135 ट्राईन, ये बड़ा बीटा ऑप्शन बनती है 95, बीटा आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 96, द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय एसिड कैटलाइज्ड हाइड्रेशन ऑफ 2-फिनाइल प्रोपीन इज, जी बेटा हमने 2-फिनाइल प्रोपीन में वाटर ऐड करना है इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो देखें ये है 2-फिनाइल प्रोपीन, वाटर ऐड करना है, हाइड्रेशन मीन वाटर ने ऐड होना है, ये OH नेगेटिव है, H पॉजिटिव है, नेगेटिव पार्ट उस कार्बन के पास चला गया जिसके पास लेस हाइड्रोजन है, क्योंकि ये एक अनसिमेट्रिकल अल्कीन बन रही है, तो H बेटा इसके पास आ गया, तो यहां पे इस कार्बन के पास OH आ गया और H इसके पास आने पे ये बन गया, तो ये 2-फिनाइल 2-प्रोपानोल बन गया। तो क्वेश्चन नंबर 96 में वाटर की एडिशन के बाद हमारे पास 2-फिनाइल 2-प्रोपानोल, तो ये देखें 96 में ये आंसर बीटा ऑप्शन में लिखा हुआ है, तो यही आंसर है बेटा 96, बीटा आंसर। जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 97, अ कंपाउंड XC4H9Br अंडरगोज द फॉलोइंग रिएक्शन, बेटा उसने मोलेकुलर फार्मूला दिया है, नीचे C4H9Br में NaOH एक्वस है और C4H10O ये अल्कोहल का फार्मूला बनता है, यानी वो अल्काइल हैलाइड से अल्कोहल बन रहा है, तो इसका मतलब है कि ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो रहा है, फिर उसमें ऑक्सीडेशन हो रही है डाइक्रोमेट की मौजूदगी में और कार्बोक्सिलिक एसिड बन रहा है। व्हाट इज X, कहते स्टार्टिंग मटेरियल क्या है, C4H9 बताया ना, हमें तो नहीं पता कि वो 1 ब्रोमो जो ना वो हमारे पास ब्यूटेन है या 2 ब्रोमो ब्यूटेन है या वो टर्शियरी अल्काइल हैलाइड है या वो सेकेंडरी है, हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता, तो हम देखते हैं कि हमारे पास वो क्या चीज़ बनी। तो देखें जी, सबसे पहले नंबर पे हमने एसिड से अंदाज़ा लगाना है कि एसिड जो हमारे पास है वो तब बनेगा जब प्राइमरी अल्कोहल होगी, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल से ही जो है वो एल्डिहाइड बनता है और एल्डिहाइड जाके कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। अगर सेकेंडरी अल्कोहल होती तो सेकेंडरी अल्कोहल से कीटोन बन जाता है, यानी अगर यहाँ प्राइमरी अल्कोहल है तो फिर यहाँ पे प्राइमरी अल्काइल हैलाइड होगा ताकि वो एक्वस NaOH से रिएक्शन करके इस Br की जगह पे OH आ जाए, यानी ये 1-ब्यूटानोल बनेगा, तो उसकी ऑक्सीडेशन के बाद हमारे पास ब्यूटानल और ब्यूटानल से ब्यूटानिक एसिड बन जाएगा, यानी ये तब पॉसिबल है। तो यहाँ पे ये वाली जो हमारे पास नंबर 1 है ये 1-ब्रोमोब्यूटेन होगा, तो इससे 1-ब्यूटानोल बनेगा, यानी हमारे पास जो आंसर बनता है वो पहली ऑप्शन बनती है जो कि 1-ब्रोमोब्यूटेन लिखी हुई है। लेकिन सेकंड ऑप्शन क्या है, 2-ब्रोमोब्यूटेन, तो अगर 2-ब्रोमोब्यूटेन होगा तो बेटा उससे जो अल्कोहल बनेगी वो 2-ब्रोमीन की जगह पे OH आना, वो सेकेंडरी अल्कोहल हो जाएगी, सेकेंडरी अल्कोहल की ऑक्सीडेशन से कीटोन बन जाता है, वो तो कार्बोक्सिलिक एसिड अगर बने भी तो वो 2 कार्बोक्सिलिक एसिड हो जाएंगे। जो चार्ली ऑप्शन है वो है 1-ब्रोमो-2-मिथाइल ब्यूटेन, ये चार्ली ऑप्शन जो है इसमें ब्यूटेन आ गया, तो जब ये ब्यूटेन आएगा डेल्टा ऑप्शन पहले मैं बोल दूं 2-ब्रोमो-2-मिथाइल प्रोपेन, 2-ब्रोमो-2-मिथाइल प्रोपेन टर्शरी जो है ना वो अल्काइल हैलाइड है, उसमें अगर अल्काइल हैलाइड की जगह पे आप OH लगा दें हेलोजन की जगह पे तो वो टर्शरी अल्कोहल बन जाएगा जिसकी ऑक्सीडेशन नहीं होती। चार्ली ऑप्शन देखें 1-ब्रोमो-2-मिथाइल ब्यूटेन, 1-ब्रोमो-2-मिथाइल ब्यूटेन, ये बेटा 4 कार्बन उस पर ब्रोमीन आ गया और 2 पे मिथाइल आ गया, इसमें CH3 CH2 CH2 और ये CH2 सॉरी ये CH, तो देखिए बेटा इसमें 4 कार्बन की वजह से C4, ये 3 और 3 6 और फिर ये 2 8 1 9 और 2 11, ये टोटल 5 कार्बन बन गए। जब ये 5 कार्बन बने हैं तो ये हमारे उस फार्मूले पे पूरा नहीं उतरे, क्योंकि उसने स्टेटमेंट में क्या बताया C4H9, तो ये चार्ली ऑप्शन इसलिए गलत बनी क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ कार्बन 5 हो गए हैं, तो ये C5H11 हो जाता है, तो इसलिए ये आंसर नहीं बनता। तो अल्फा इसलिए हुआ कि उससे 1-ब्यूटानोल और आगे 1 जो है ब्यूटानल और फिर ब्यूटानोइक एसिड, बीटा चार्ली डेल्टा जो है उससे हमारे पास जो रिक्वायर्ड रिजल्ट वो आंसर नहीं आ रहा। क्वेश्चन नंबर 98, द टेबल बिलो कंपेयर द प्रॉपर्टीज ऑफ द अल्केन एंड अल्कीन्स, व्हिच ऑफ दीज कंपैरिजन इज इनकरेक्ट, कहते हैं कौन सा कंपैरिजन जो है वो इनकरेक्ट है। जो बेटा देखें पहले नंबर पे है अल्केन, बर्न इन प्लेंटीफुल सप्लाई ऑफ एयर, जो अल्केन है वो मैक्सिमम अमाउंट में या
आप कह लें एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में जलते हैं, ठीक है। और उधर अल्कीन में लिखा है डू नॉट बर्न इन प्लेंटीफुल सप्लाई ऑफ एयर, ये गलत हो गया। अल्कीन भी एक्सेस सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनाते हैं, कंबस्टन करते हैं। तो पहली बात ही गलत हो गई। दूसरी है डू नॉट डीकलराइज ऑरेंज रेड ब्रोमीन सोल्यूशन, अल्केन जो है वो उसका ब्रोमीन के सोल्यूशन का कलर चेंज नहीं कर सकते, अल्कीन करते हैं और उसे कलरलेस कर देते हैं क्योंकि वो अनसेचुरेटेड होते हैं। चार्ली ऑप्शन है जनरल फार्मूला CnH2n+2, ठीक है। और उधर है जनरल फार्मूला CnH2n, बिल्कुल ठीक है जी। डेल्टा ऑप्शन अल्केन में रिएक्ट विद क्लोरीन बाय सब्स्टिट्यूशन, क्लोरीन के साथ अल्केन का रिएक्शन सब्स्टिट्यूशन, फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है। और अल्कीन का जो क्लोरीन से रिएक्शन होगा वो हमारे पास इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन होता है। तो ठीक हो गया जी, यानी बीटा चार्ली डेल्टा ठीक है, अल्फा बात 98 में गलत थी और यही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 99, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर इफेक्ट लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस। लंडन डिस्पर्शन फोर्सेस को दो फैक्टर डिसाइड करते हैं, एक है पोलराइजेबिलिटी और दूसरा है एटॉमिसिटी इन द मॉलिक्यूल। तो पहली ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ऑफ द एटम और मॉलिक्यूल ओनली, वो जितना पार्टिकल साइज मॉलिक्यूलर साइज ज्यादा होगा उतना इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड ज्यादा होगा, यानी पहली बात सही है। और दूसरा नंबर ऑफ एटम्स यानी एटॉमिसिटी इन अ मॉलिक्यूल, तो दूसरी बात भी सही हो गई। तो 99 में दोनों बातें सही हुई, तो फिर आंसर हो गया बोथ ए एंड बी यानी चार्ली ऑप्शन। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, डिहाइड्रेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल विद कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड गिव्स। ये बेटा देखें, मिथाइल अल्कोहल जो है वो हमारे पास ये है, कंसंट्रेटेड H2SO4 क्या करता है, ये अल्फा कार्बन वो है जिसके साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा है, अल्फा से OH रिलीज करता है और बीटा कार्बन से हाइड्रोजन को रिलीज करता है। इसमें बीटा कार्बन है ही नहीं, तो फिर इसकी डिहाइड्रेशन नहीं होगी। अगर फर्ज करें हम इसी कार्बन से हाइड्रोजन भी निकाल दें तो हमारे पास CH2 बच जाएगा, CH2 कुछ भी नहीं है, वो स्टेबल जो है स्पीशी है ही नहीं, इसलिए इसकी डिहाइड्रेशन नहीं होती। तो फिर 100 में डेल्टा ऑप्शन आंसर हो गया, डिहाइड्रेशन कैन नॉट टेक प्लेस। क्वेश्चन नंबर 101, इथीन रिएक्ट विद HBr टू फॉर्म ब्रोमो इथीन। वो कहता है कि इथीन जो है वो HBr से रिएक्ट करे और ब्रोमो इथेन बन जाए। नीचे रिएक्शन भी दिया हुआ बेटा, ठीक हो गया। इथीन प्लस HBr गोज टू जो है वो ब्रोमो इथेन या इथाइल ब्रोमाइड। फॉलोइंग स्टेप्स आर इन्वॉल्व इन द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। पहला स्टेप है कि HBr जो है वो आयोनाइज हो जाए, H आइन और ब्रोमाइड आइन बन जाए, ठीक है। दूसरा स्टेप है कि वो जो H आइन है वो पॉजिटिव आइन है, इलेक्ट्रोफाइल है, तो इलेक्ट्रोफाइल पहले अटैक करता है अल्कीन पे, क्योंकि अल्कीन का रिएक्शन मैकेनिज्म होता है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन, तो इलेक्ट्रोफाइल पहले ऐड होता है, कार्बोकैटाइन बनता है, कार्बोकैटाइन पे फिर जाके ब्रोमीन जो है वो उसके साथ जाके जुड़ जाता है। तो दूसरा स्टेप जो है वो इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन है, जो कि डबल बॉन्ड में इलेक्ट्रोफाइल आके ऐड होता है। और थर्ड स्टेप जो है उसमें ब्रोमाइड आयन जाके उस पर अटैक करता है, ब्रोमाइड नेगेटिव आयन है, तो हम इसे न्यूक्लियोफिलिक एडिशन का नाम देते हैं। तो उसने पूछा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द न्यूक्लियोफिलिक एडिशन स्टेप इन द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। तो 1 ओनली, 2 ओनली, चार्ली ऑप्शन है 1 एंड 2 ओनली और डेल्टा ऑप्शन है 3 ओनली। 3 ओनली बेटा इसका आंसर है, क्योंकि वही न्यूक्लियोफाइल है जो कि उस पर जाके अटैक कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 102, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब हाउ अ कैटलिस्ट वर्क्स। कहते हैं कौन सी स्टेटमेंट कैटलिस्ट के बारे में बताती है कि वो काम कैसे करता है। पहली ऑप्शन है कैटलिस्ट चेंज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, पोटेंशियल एनर्जी को कहता है जी चेंज कर देता है। दूसरी ऑप्शन है कैटलिस्ट डिक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द रिएक्शन विच लीड टू द फास्टर रेट, कहते हैं कैटलिस्ट टेम्परेचर को कम कर देता है जिससे रिएक्शन जो है वो फास्टर रेट पे चलना शुरू हो जाता है। पहली दोनों बातें गलत हो गई। तीसरी बात सही है, अ कैटलिस्ट लोअर्स द एक्टिवेशन एनर्जी बैरियर फॉर द रिएक्शन बाय प्रोवाइडिंग अ डिफरेंट रिएक्शन मैकेनिज्म। कैटलिस्ट जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम करता है, किस तरह से, ताकि एक पाथ चेंज करके, यानी पहले पाथ आता है ज्यादा हाई एक्टिवेशन एनर्जी के साथ, फिर कैटलिस्ट क्या करता है उस पाथ को चेंज करते हुए एक्टिवेशन एनर्जी कम कर देता है, यानी वो एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज करे बाय चेंजिंग देयर रूट या पाथ या डिफरेंट रिएक्शन मैकेनिज्म। तो चार्ली बात सही हो गई। और डेल्टा कैटलिस्ट रेज द एक्टिवेशन एनर्जी फॉर द रिएक्शन, पहली स्टेटमेंट का शुरू ही गलत हो गया कि कैटलिस्ट एक्टिवेशन एनर्जी रेज करता है, ये रेज नहीं करता, डिक्रीज करता है, कम करता है। तो 102 का चार्ली ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 103, शेप्स ऑफ sp d एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर गिवन बिलो। पहली s की दी हुई है बेटा,
दूसरी स्टेटमेंट में P की शेप दी हुई है, तीसरी स्टेटमेंट में D की शेप है जो कि बिटवीन दी एक्सेस है, dxy dyz dzx, और फोर्थ जो है वो dz स्क्वायर जो है वो शेप दी हुई है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग above atomic orbital lies on the axis and has collared shape structure। बेटा collared shape structure dz स्क्वायर का होता है जो कि फोर्थ स्टेटमेंट में है। तो वन, पहली ऑप्शन है वन ओनली और दूसरी ऑप्शन है फोर्थ ओनली, और वही इसका आंसर है। जो हमारे पास चार्ली ऑप्शन है वो 2 एंड 3 है और डेल्टा ऑप्शन 3 एंड 4 है। तो बीटा ऑप्शन 4 ओनली। ये बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर है 104, कंसिडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये बेटा स्ट्रक्चर आपके सामने है। करेक्ट नेम ऑफ द अबव स्ट्रक्चर इज टेट्रामाइन क्लोरोनाइट्रो कोबाल्ट 3 नाइट्रेट, डाइक्लोरो नाइट्रो टेट्रामाइन कोबाल्ट 3 नाइट्रेट, टेट्रामाइन क्लोरो नाइट्रो कोबाल्ट 2 नाइट्रेट, डाइक्लोरो नाइट्रो टेट्रामाइन कोबाल्ट 2 नाइट्रेट। तो बेटा देखें, सबसे पहले आपने इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिखनी होती है। नाइट्रेट है -1, अमोनियम टेट्रा है, तो अब इस पे माइनस था तो कोऑर्डिनेशन ये जो सफियर होता है इस पे +1 आ गया, ऑपोजिट। अब ये न्यूट्रल लिगेंड है, ये नेगेटिव लिगेंड है, ये नेगेटिव लिगेंड है और ये सेंट्रल मेटल एटम है। न्यूट्रल लिगेंड 0 चार्ज रखता है, ये नेगेटिव लिगेंड है, ये नेगेटिव लिगेंड है, दोनों पे -1 चार्ज आ गया। तो आंसर +1 लाना है। ये +3 में से ये दोनों माइनस होंगे, यानी यहां पे +3 लिखना पड़ेगा ताकि +3 में से ये दो माइनस होकर आंसर +1 रह जाए। ये तो हो गई इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स। अब हमने इनका नाम लिखना है। नाम लिखते हुए बेटा नेमिंग रूल्स क्या है कि न्यूट्रल लिगेंड पहले लिखे जाएंगे, पहले नंबर पे न्यूट्रल लिगेंड आएगा। अगर एक से ज्यादा न्यूट्रल लिगेंड है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख रहे हैं। अल्फाबेटिकल ऑर्डर में अगर अमाइन एक्वा दोनों आ जाएं, दोनों ए से शुरू होते हैं, तो फिर सेकंड अल्फाबेट जो से पहले आता है, जैसे अमाइन में ए के बाद एम आता है और एक्वा में ए के बाद क्यू आता है, तो एम पहले आता है क्यू से, तो अमाइन पहले लिखा जाएगा। इसी तरह दूसरे नंबर पे नेगेटिव लिगेंड आएगा और नेगेटिव लिगेंड में भी अगर एक से ज्यादा नेगेटिव लिगेंड है तो अल्फाबेटिकल ऑर्डर। अब हमारे पास एक न्यूट्रल लिगेंड है तो हम इसका नाम कैसे लिखेंगे? टेट्रा अमाइन पहले आ गया। फिर दो नेगेटिव लिगेंड है, अब इनमें अल्फाबेटिकल ऑर्डर, क्लोरो नाइट्रो दोनों हैं, तो क्लोरो सी से शुरू होता है, पहले आ गया। फिर नाइट्रो आया दूसरे नंबर पे, फिर कोबाल्ट आएगा, फिर कोबाल्ट पे जो चार्ज है वो लिखेंगे और फिर बाहर जो आयन है वो लिखेंगे। तो ये इसका नेम बन गया जी, टेट्रा अमाइन क्लोरो नाइट्रो कोबाल्ट 3 नाइट्रेट। तो देखें जी, अब ये ऑप्शन किससे मैच करती है? बेटा पहली ऑप्शन ही मैच कर रही है, टेट्रा अमाइन क्लोरो नाइट्रो कोबाल्ट 3 नाइट्रेट। तो 104 का अल्फा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 105, द एलिमेंट ऑफ द सेकंड ए ग्रुप शो ऑल ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज एक्सेप्ट। कहते हैं सेकंड ए ग्रुप जो है वो सारी प्रॉपर्टी शो करते हैं सिवाय एक के। पहली ऑप्शन है, दे आर ऑब्टेन्ड बाय द इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ देयर मोल्टन क्लोराइड, कि ये मेटल्स जो हैं वो इनके जो क्लोराइड्स हैं उनको मोल्टन हालत में ला के उनकी इलेक्ट्रोलिसिस कर लेते हैं। जैसे हमारे पास मैग्नीशियम क्लोराइड है, कैल्शियम क्लोराइड है, उनमें मैग्नीशियम कैल्शियम जो है वो मोल्टन हालत में यूज करते हैं, उनकी इलेक्ट्रोलिसिस की जाती है। तो पहली बात सही है। दूसरी, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ देयर कार्बोनेट डिक्रीजेस डाउन द ग्रुप। दूसरी बात गलत हो गई, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ देयर कार्बोनेट इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, वो इंक्रीज होती है बेटा, तो दूसरी बात गलत हो गई, वही आंसर है। चार्ली ऑप्शन है, सॉल्युबिलिटी ऑफ देयर ऑक्साइड्स एंड हाइड्रोक्साइड इंक्रीज डाउन द ग्रुप बट दैट ऑफ कार्बोनेट एंड सल्फेट डिक्रीजेस। और डेल्टा ऑप्शन है, देयर ऑक्साइड एंड हाइड्रोक्साइड आर लेस बेसिक देन दैट ऑफ द फर्स्ट ए ग्रुप। बेटा चार्ली ऑप्शन में वो कहता है कि अगर आप इनके ऑक्साइड बना लें और या इनके हाइड्रोक्साइड बना लें, डाउन द ग्रुप इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। जैसे बेरिलियम ऑक्साइड जो है वो बिल्कुल ही इनसॉल्युबल है, मैग्नीशियम ऑक्साइड स्पेरिंगली सॉल्युबल है, कैल्शियम ऑक्साइड जो है ना वो रेडिली सॉल्युबल है, स्ट्रोंशियम और बेरियम ऑक्साइड भी बहुत जल्दी सॉल्युबल होते हैं। तो डाउन द ग्रुप इनकी सॉल्युबिलिटी बढ़ रही है, लेकिन इनके जो सल्फेट्स और कार्बोनेट्स हैं वो डाउन द ग्रुप उनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती है। तो चार्ली बात में ये लिखा हुआ था, और डेल्टा बात में ये लिखा हुआ है कि जो सेकंड ग्रुप की बेसिस हैं ये फर्स्ट ग्रुप की बेसिस के मुकाबले में वीक हैं। तो बेटा याद रखिएगा, फर्स्ट ग्रुप की बेसिस पूरे पीरियोड में सबसे स्ट्रॉन्ग बेसिस कंसिडर होती हैं। तो सारी बातें ठीक हैं सिवाय बीटा ऑप्शन के। तो 105 बीटा गलत है, बाकी सारी सही है। 106, एलिमिनेशन ऑफ 2 ब्रोमोब्यूटेन रिजल्ट्स इन।
पहली ऑप्शन है इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ 1 ब्यूटीन एंड 2 ब्यूटीन, दूसरी ऑप्शन है प्रीडोमिनेंटली 2 ब्यूटीन, चार्ली ऑप्शन है प्रीडोमिनेंटली 1 ब्यूटीन और लास्ट ऑप्शन है 2 ब्यूटाइन। तो देखें जी बेटा ये हमारे पास 2 ब्रोमो ब्यूटेन है, जिस कार्बन के साथ फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ है वो अल्फा कार्बन है। ये अल्फा कार्बन आ गया जी, अल्फा के साथ वाले कार्बन बीटा है। अल्कोहलिक KOH क्या काम करता है? अल्कोहलिक KOH करता है अल्फा से हैलोजन और बीटा से हाइड्रोजन। अब बीटा 2 है, किस तरह से हाइड्रोजन निकलेगा? दोनों तरफ से हाइड्रोजन निकलेगा, लेकिन 2 प्रोडक्ट बनेंगे। अगर इधर से हाइड्रोजन निकलता है तो इस अल्फा और बीटा में डबल बॉन्ड आ जाएगा, दैट इज 1 ब्यूटीन। अगर इस बीटा कार्बन से हाइड्रोजन निकले तो इन अल्फा बीटा में डबल बॉन्ड आएगा, दैट इज 2 ब्यूटीन। अब बेटा एक रूल है सेट-ज़ेफ रूल। सेट-ज़ेफ रूल क्या कहता है? मोर प्रोटेक्टेड अल्कीन इज मोर स्टेबल। मोर प्रोटेक्टेड अल्कीन से क्या मुराद है कि ऐसी अल्कीन जिसके साइडों पे ज्यादा बड़े ग्रुप्स मौजूद हैं, यानी ये जो डबल बॉन्ड है वो सेंटर में है और उसके दोनों तरफ बल्कि ग्रुप्स मौजूद हैं। इधर देखें ये डबल बॉन्ड पहले दोनों कार्बन में ही है, ये टर्मिनल अल्कीन कहलाता है, इन पर अटैक करना ज्यादा आसान होता है। तो ये रिएक्टिव मीन कि वो स्टेबल नहीं है, रिएक्टिविटी स्टेबिलिटी एक दूसरे की इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी ये लेस अमाउंट में बनेगा और ये ज्यादा अमाउंट में बनेगा, यानी मेजर प्रोडक्ट प्रीडोमिनेंटली 2 ब्यूटीन जो है वो ज्यादा होगा। तो इसका आंसर बन गया 106 का बीटा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 107 है कंसीडर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर बड़ा आपके सामने है। इस स्ट्रक्चर में CH3 की तरफ से जब हम नंबरिंग करते हैं तो थर्ड कार्बन पे कार्बोनाइल ग्रुप है, तो सेकंड कार्बन पे मिथाइल है और फोर्थ कार्बन पे अमाइनो है। तो 2 ग्रुप आगे अमाइनो और मिथाइल, अल्फाबेटिकल ऑर्डर 4 अमाइनो पहले लिखा जाएगा, 2 मिथाइल बाद में और कीटोन थर्ड पे है। क्योंकि कीटोन को प्रेफर किया जाता है इसलिए हमने नंबरिंग जो है वो जो है वो इसमें लेफ्ट साइड से करेंगे। तो लेफ्ट साइड से नंबरिंग करते हुए 2 पे मिथाइल और 3 पे कीटोन, तो 4 अमाइनो 2 मिथाइल 3 हेक्सानोन, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ कार्बन इसमें 6 थे तो हेक्सानोन बन गया। तो 3 हेक्सानोन जो था वो सिर्फ अल्फा ऑप्शन में ही था और किसी में नहीं है, तो अल्फा ऑप्शन बेटा इसका आंसर बन गया। क्वेश्चन नंबर 108 ऑल ऑफ द फॉलोइंग रिएजेंट पार्शियली रिड्यूस कार्बोनाइल कंपाउंड टू देयर रिस्पेक्टिव अल्कोहल एक्सेप्ट। कहते बाकी सारे पार्शियली रिड्यूस करते हैं अल्कोहल को उसके रिस्पेक्टिव एल्डिहाइड को कार्बोनाइल कंपाउंड को उसके रिस्पेक्टिव अल्कोहल में सिवाय एक के। पहली ऑप्शन है सोडियम बोरोहाइड्राइड। सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है वो एल्डिहाइड और कीटोन को उसके अल्कोहल में चेंज कर देता है, ठीक है। लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड भी ऐसे ही करता है, ये भी पार्शियल रिडक्शन करता है और अल्कोहल में चेंज कर देता है। चार्ली ऑप्शन है हाइड्रोजन इन निकल, ये भी पार्शियल रिडक्शन करता है, एडिशन होने के बाद अल्कोहल ही रिजल्ट बनता है। जो डेल्टा ऑप्शन है वो HI और रेड फास्फोरस है, ये बेटा कंप्लीट रिडक्शन करते हैं, ये अल्केन बना देते हैं। तो याद रखिएगा टोटल 3 चीजें जो आपके कोर्स में दी गई हैं, HI इन रेड फास्फोरस, जिंक अमलगम HCl और हाइड्राजीन KOH, ये 3 चीजें हैं, ये कंप्लीट रिडक्शन करके एल्डिहाइड कीटोन को अल्केन में चेंज कर देती हैं। तो 108 का डेल्टा ऑप्शन आंसर है कि ये पार्शियल रिडक्शन नहीं कर रहा बल्कि कंप्लीट रिडक्शन में जो है उसमें करके अल्केन बना देता है। 108 डेल्टा ऑप्शन। 109 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मैक्रोमोलिक्यूल। मैक्रोमोलिक्यूल बेटा वो होता है जिसका मोलर मास 10,000 से ज्यादा हो। तो हेमोग्लोबिन मैक्रोमोलिक्यूल है। प्रोलीन ये एक अमाइनो एसिड है और इसमें जो कार्बन है हमारे पास रिंग शक्ल में होते हैं, वो कार्बन का मोलर मास 10,000 से बहुत कम है, तो फिर ये माइक्रोमोलिक्यूल बनता है। जिसका मोलर मास 10,000 से कम होगा वो माइक्रोमोलिक्यूल। और PVC एक पॉलीमर है, इसका मोलर मास जो है वो 10,000 से ज़्यादा होता है। सेलुलोज का मोलर मास 10,000 से ज़्यादा होता है। तो ये सारे मैक्रोमोलिक्यूल हैं सिवाय प्रोलीन के, यानी बीटा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 110 शेप ऑफ द मॉलिक्यूल्स आर शोन बाय डॉट एंड क्रॉस मॉडल। ये बेटा आपके सामने शेप्स दी गई हैं, इनमें वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल शो डॉट क्रॉस मॉडल। कौन सा डॉट क्रॉस मॉडल शो करता है? तो देखें पहली स्टेटमेंट में क्लोरीन क्लोरीन का बॉन्ड है, डॉट क्रॉस दोनों में शो हुआ है। सेकंड स्टेटमेंट मिथेन है, उसमें भी डॉट क्रॉस शो किया हुआ है। थर्ड स्टेटमेंट में हाइड्रोजन है, डॉट क्रॉस शो किया हुआ है। जो फोर्थ स्टेटमेंट है H और Cl के दरमियान दोनों के डॉट शो किए हुए हैं, क्रॉस कहीं भी नहीं है, तो ये डॉट क्रॉस नहीं है। फोर्थ स्टेटमेंट डॉट क्रॉस नहीं है। तो अब वो कहते हैं कि कौन सा डॉट क्रॉस शो करता है, तो 1, 2 और 3
ये तीनों शो कर रहे हैं, फोर्थ नहीं कर रहा, तो 1 2 3 चार्ली ऑप्शन में आता है बेटा, तो 110 का आंसर चार्ली ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 111, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। ये बेटा याद रखिएगा, स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में सबसे ऊपर है और उसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, सबसे ज्यादा माइनस में है। तो जितना ज्यादा माइनस उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। वो माइनस में क्या है, रिडक्शन पोटेंशियल, तो जितना ज्यादा माइनस रिडक्शन पोटेंशियल उतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। तो उसने पूछा वीकेस्ट कौन सा है, यानी जिसका माइनस में सबसे कम वैल्यू होगी। तो यहां पे पहली स्टेटमेंट है सोडियम की, जो उसने रिडक्शन पोटेंशियल दिया -2.7 है, एल्यूमिनियम की -1.6 है, मैग्नीशियम की -2.37 है और जिंक की -0.76 है। तो जिंक की सबसे कम है, यानी जिंक वीकेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट में आ जाएगा, या सादा लफ्जों में वो सोडियम एल्यूमिनियम मैग्नीशियम से नीचे आ जाएगा। तो सीरीज में जो जितना नीचे वो उतना वीक रिड्यूसिंग एजेंट। तो 111 का डेल्टा ऑप्शन यानी 4 ओनली। क्वेश्चन नंबर 112, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट एलिमेंट हैज द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट इन ऑल ऑफ इट्स नॉन कंपाउंड। पहले ऑप्शन है बेरिलियम, दूसरी ब्रोमीन, तीसरी क्लोरीन, चौथी नाइट्रोजन। ये बेटा सेकंड ग्रुप के जो एलिमेंट हैं और जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट फिक्स होती है, फर्स्ट वालों की +1 और सेकंड वालों की +2। तो यहां पे देखें जो बेरिलियम है वो सेकंड ग्रुप से जो ना वो ताल्लुक रखता है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 रहेगी, जो मर्जी हो जाए, दुनिया इधर की उधर हो जाए, ये +2 ही रहनी है। तो 112 अल्फा आंसर, बाकी सबकी चेंज हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 113, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस शोन बाय कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड इज नॉट बेस कैटलाइज्ड रिएक्शन। कहते हैं कौन सा रिएक्शन है एल्डिहाइड का जो बेस कैटलाइज्ड नहीं है। पहली ऑप्शन है एडिशन ऑफ NaHSO3 कि कार्बोनिल कंपाउंड किसी एल्डिहाइड में जब आप सोडियम बाइसल्फाइड ऐड करते हैं तो ये बेस कैटलाइज्ड होता है, ये बेस की मौजूदगी में होता है, ठीक है, पहला बेस कैटलाइज्ड है। दूसरा एडिशन ऑफ HCN, ये भी बेस कैटलाइज्ड है। तीसरा हेलोफॉर्म रिएक्शन, ये भी NaOH बेस की मौजूदगी में होता है, बेस कैटलाइज्ड है। पॉलीमराइजेशन, ये बेटा एसिड कैटलाइज्ड रिएक्शन है। तो 113 का डेल्टा ऑप्शन जो कि बेस कैटलाइज्ड नहीं है, यही आंसर है जी, 113 डेल्टा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 114, ऑल ऑफ द सॉल्ट्स ऑफ अल्कलाइन अर्थ मेटल आर सॉल्युबल इन वाटर एक्सेप्ट। कहते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल के सारे सॉल्ट जो हैं वो वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं, सॉल्युबल हैं, सिवाय एक के। पहली ऑप्शन है नाइट्रेट, वाटर सॉल्युबल हैं। बाइकार्बोनेट्स वाटर सॉल्युबल हैं। चार्ली ऑप्शन है एसीटेट, वाटर सॉल्युबल हैं। ऑक्सलेट्स वाटर सॉल्युबल नहीं है। यही स्टोन्स क्रिएट करते हैं जो कि किडनी वगैरह में और गैल ब्लैडर में होते हैं, वो ऑक्सलेट्स होते हैं, ये वाटर सॉल्युबल नहीं है। तो 114 डेल्टा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 115, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्रोप्रिएट नेम ऑफ द गिवन कंपाउंड। बेटा कंपाउंड आपके सामने है, बेंजीन के ऊपर OH है, 3 नाइट्रो हैं, ये 2,4,6 ट्राई नाइट्रो फिनोल है और इसका कॉमन नेम पिक्रिक एसिड होता है। तो अल्फा ऑप्शन है सिट्रिक एसिड, ये तो इसका आंसर नहीं है। पिक्रिक एसिड बीटा ऑप्शन है, ये इसका आंसर है। टार्टेरिक एसिड भी इसका आंसर नहीं है, एडिपिक एसिड भी इसका आंसर नहीं है। तो 115 का बीटा आंसर है जी, पिक्रिक एसिड। ये लफ्ज जो ना पिक्रॉस से निकला हुआ है, जिसका जो मतलब है वो है बिटर। बिटर टेस्ट मीन जो ना वो एसिड होते हैं, एसिड ज्यादातर बिटर टेस्ट में होते हैं, तो इसलिए। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 116, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्पीशी हैव सेम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज पोसेस्ड बाय आर्गॉन। जी बेटा आर्गॉन में टोटल 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो अब हमने देखना किस में 18 इलेक्ट्रॉन है, पेयर में 18 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अल्फा ऑप्शन में क्लोराइड और फॉस्फाइड है। क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर वो एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो 18 हो जाएंगे। क्लोराइड में 18 होते हैं। फास्फोरस में 15 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 15 -3, 3 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, इसमें भी 18 हो गए, यही आंसर है जी। लेकिन बीटा ऑप्शन देखें, ऑक्सीजन -2, सल्फर -2। ऑक्सीजन में बेटा 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं, -2 का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे और तो 10 हो जाएंगे, तो ऑक्सीजन मैच नहीं कर रहा, बीटा ऑप्शन आंसर नहीं बनता। चार्ली ऑप्शन में ब्रोमाइड और फ्लोराइड है। फ्लोराइड को देखें, फ्लोराइड में 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन गेन कर ले तो 10 हो जाएंगे, इसमें भी 18 इलेक्ट्रॉन नहीं बन रहे, आर्गॉन से मैच नहीं करता, यह भी आंसर नहीं है। डेल्टा ऑप्शन में फॉस्फाइड और मैग्नीशियम है। फॉस्फाइड में तो 18 है, लेकिन मैग्नीशियम में टोटल 12 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 2 लूज कर दिए, बाकी 10 रह गए, तो ये भी 18 से मैच नहीं करता। तो 116 का अल्फा जिसमें 18 इलेक्ट्रॉन है आर्गॉन से मैच कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 117, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन करेक्टली डिफाइन द एंथैल्पी चेंज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ द कार्बन मोनोऑक्साइड। ये बेटा कार्बन मोनोऑक्साइड की एंथैल्पी फॉर्मेशन कब होगी,
एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन में प्रोडक्ट 1 मोल बनना चाहिए। अब पहली ऑप्शन है कार्बन सॉलिड प्लस हाफ ऑक्सीजन गोज टू कार्बन मोनोऑक्साइड 1 मोल गैस बन गया, ठीक है। दूसरी ऑप्शन है कार्बन गैस हाफ O2, बेटा कार्बन गैस शक्ल में नहीं होता। जैसे पहली ऑप्शन में कार्बन सॉलिड लिखा हुआ है तो कार्बन की नेचुरल स्टेट सॉलिड है और ऑक्सीजन हाफ करके यानी ऑक्सीजन लिमिटेड होगी तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। पहली ऑप्शन आंसर है। दूसरी ऑप्शन में कार्बन गैस बन गया, पॉसिबल नहीं है। तीसरी ऑप्शन में कार्बन सॉलिड लिखा हुआ है लेकिन ऑक्सीजन के साथ नेसेंट एटम लिखा हुआ है। ऑक्सीजन नेचुरल स्टेट में O2 फॉर्म में होता है, तो O2 फॉर्म में ये अल्फा ऑप्शन में लिखा हुआ है तो उसका हाफ मोल यूज होगा, लेकिन चार्ली ऑप्शन में सिर्फ ऑक्सीजन एटम लिखा हुआ है, ये गलत हो गया। और डेल्टा ऑप्शन में कार्बन गैस लिखा हुआ है, वो भी गलत हो गया। तो फिर 117 का अल्फा आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 118, कैनिज़ेरो रिएक्शन इज नॉट गिवन बाय। कैनिज़ेरो रिएक्शन कौन सी चीज प्रोवाइड नहीं करेगी? कैनिज़ेरो रिएक्शन बेटा वो देते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। वो किन में नहीं होता? फॉर्मेल्डिहाइड में नहीं होता अल्फा हाइड्रोजन, वो कैनिज़ेरो रिएक्शन देते हैं। बेंजल्डिहाइड में नहीं होता, वो कैनिज़ेरो रिएक्शन देता है। एसिटल्डिहाइड में अल्फा हाइड्रोजन होता है, ये कैनिज़ेरो रिएक्शन नहीं दे सकता। ये अल्डोल कंडेंसेशन करते हैं, यानी सादा लफ्जों में जो अल्डोल कंडेंसेशन करेंगे वो कैनिज़ेरो नहीं करेंगे। और ट्राइमेथाइल एसिटल्डिहाइड में भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता। ट्राइमेथाइल एसिटल्डिहाइड का स्ट्रक्चर आपके सामने बना देता हूं, वैसे आंसर तो चार्ली है। ये इस तरह जी, ये था एसिटल्डिहाइड, इसमें 3 मिथाइल लगा दें तो ये ट्राइमेथाइल एसिटल्डिहाइड हो जाएगा। ये फंक्शनल ग्रुप, ये अल्फा कार्बन, इसके पास हाइड्रोजन नहीं है तो ये कैनिज़ेरो रिएक्शन देगा। जो पूछा था कौन कैनिज़ेरो रिएक्शन नहीं दे सकता, तो एसिटल्डिहाइड बेटा उसका आंसर है, यानी चार्ली ऑप्शन। ये बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 119, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ प्राइमरी अल्कोहल। प्राइमरी अल्कोहल बेटा वो होता है जिसमें अल्फा कार्बन के साथ डायरेक्टली एक कार्बन जुड़ा हो। तो पहली ऑप्शन देखें, CH2, जिस CH2 के साथ OH जुड़ा है वो डायरेक्टली एक कार्बन जुड़ा है, यही आंसर है, वो प्राइमरी अल्कोहल होगी हमारे पास। जो बीटा ऑप्शन है, CH3CH के साथ CH3 है और उसी CH के साथ OH है, ये जिस कार्बन के साथ OH जुड़ा है वो डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये सेकेंडरी अल्कोहल हो गई। चार्ली ऑप्शन, जिस कार्बन से OH जुड़ा है वो डायरेक्टली 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये भी सेकेंडरी अल्कोहल है। और डेल्टा ऑप्शन में जिस कार्बन से OH जुड़ा हुआ है वो डायरेक्टली 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये टर्शरी अल्कोहल हो गया बेटा हमारे पास। तो बीटा और जो चार्ली है वो सेकेंडरी और डेल्टा टर्शरी, तो प्राइमरी अल्कोहल सिर्फ अल्फा आंसर है जी। क्वेश्चन नंबर 120, दोज एटॉमिक न्यूक्लियाई विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आर कॉल्ड। कहते हैं वो न्यूक्लियाई जिनमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो, वो कौन सा है? पहली ऑप्शन है आइसोटोप्स। आइसोटोप में बेटा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ही डिफरेंट होते हैं, उनका प्रोटॉन नंबर सेम होता है, न्यूट्रॉन नंबर डिफरेंट होता है। तो पहली एग्जांपल आइसोटोप की है, ये तो आंसर नहीं है। दूसरी ऑप्शन है आइसोबार। आइसोबार क्या होता है? आइसोबार वो एलिमेंट्स होते हैं जिनका एटॉमिक मास सेम हो लेकिन एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो। तो जब एटॉमिक नंबर डिफरेंट होगा तो ऑटोमेटिकली नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट हो जाएंगे, क्योंकि एटॉमिक मास ऊपर वाले मास नंबर में से नीचे वाला एटॉमिक नंबर जब माइनस किया जाता है तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आते हैं। तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन दी हुई है उसमें दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन डिफरेंट है। अच्छा जी, तो बीटा ऑप्शन भी जो ना वो हमारे सवाल से मैच नहीं कर रही। चार्ली ऑप्शन है आइसोटोन। आइसोटोन कहते हैं विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। कार्बन बेटा 614 है और ऑक्सीजन 816 है। 614 में अगर आप नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालते हैं ऊपर वाले नंबर में से नीचे वाला नंबर माइनस करते हैं तो हमारे पास जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आते हैं वो 8 कार्बन में और ऑक्सीजन में भी 8 ही न्यूट्रॉन आते हैं, तो यही इसका आंसर बन गया। और डेल्टा ऑप्शन है आइसोस्टर। आइसोस्टर होता है कि जिसमें नंबर ऑफ एटम्स इन मॉलिक्यूल सेम हो जाएं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी सेम हो जाएं। क्योंकि इसमें मॉलिक्यूल्स आ गए हैं तो उसने पूछा हुआ था एटॉमिक न्यूक्लियाई, तो ये एटॉमिक न्यूक्लियाई तो नहीं बने, ये तो मॉलिक्यूल्स आ गए हैं, तो डेल्टा ऑप्शन तो आंसर नहीं हो सकता। तो चार्ली ऑप्शन इसलिए आंसर है। और जो अल्फा बीटा उसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम नहीं है, तो 120 का चार्ली आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 121, कार्बन हैज द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म लॉन्ग चेन्स बाय बॉन्डिंग with other carbon atoms. This property of self linking of carbon is known as। जो बेटा कार्बन की लंबी चेन बनाने की प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं? कैटिनेशन। तो पहली ऑप्शन है कंडेंसेशन, गलत। दूसरी है पॉलीमराइजेशन, गलत। तीसरी साइक्लाइजेशन, वो भी गलत। डेल्टा ऑप्शन है कैटिनेशन, वो इसका आंसर है बेटा। 122, अ कार्बोक्सिल एसिड कंटेन
जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उसमें क्या चीज होती है? पहली ऑप्शन है हाइड्रोक्सिल ग्रुप, दूसरी ऑप्शन है हाइड्रोक्सिल एंड कार्बोक्सिल ग्रुप, और चौथी ऑप्शन है अकार्बोक्सिल ग्रुप। बेटा कार्बोक्सिल जो वर्ड है ना, ये दो वर्ड से मिलकर बना है, कार्बोनाइल का कार्ब और हाइड्रोक्सिल का ऑक्सिल। तो कार्बोक्सिल जो है वो कार्बोक्सिलिक एसिड में मौजूद होता है। तो डेल्टा ऑप्शन है कार्बोक्सिल एंड एन एल्डिहाइड ग्रुप। तो 122 का चार्ली ऑप्शन बना कार्बोक्सिल ग्रुप। जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 123, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन वुड नॉट गिव एथेनोइक एसिड एज ए प्रोडक्ट। कहता है कौन सी चीज एथेनोइक एसिड प्रोडक्ट के तौर पे नहीं बनाती? पहली ऑप्शन है हीटिंग इथेन नाइट्राइल अंडर रिफ्लक्स विद डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, दूसरी ऑप्शन है हीटिंग इथेन नाइट्राइल अंडर रिफ्लक्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, हीटिंग एथेनॉल अंडर रिफ्लक्स विद एसिडिफाइड सोडियम डाइक्रोमेट, और हीटिंग एथेनॉल अंडर रिफ्लक्स विद एसिडिफाइड सोडियम डाइक्रोमेट। पहले बेटा मैं चार्ली डेल्टा ऑप्शन बताने लगा हूं क्योंकि इन दोनों में एथेनॉल और एथेनॉल है और उनको जो ना वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के साथ मिलाया जा रहा है। एथेनॉल या एथेनॉल दोनों की ऑक्सीडेशन से एथेनोइक एसिड बन जाएगा, यानी चार्ली डेल्टा में तो एथेनोइक एसिड बन रहा है। बीटा ऑप्शन में देखें हीटिंग इथेन नाइट्राइल अंडर रिफ्लक्स विद डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। जब भी आप जो ना वो अल्काइल साइनाइड जो होते हैं हमारे पास या अल्केन नाइट्राइल जो होते हैं, इनको एसिडिक मीडियम में आप उनकी रिफ्लक्स करेंगे तो हमेशा कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। लेकिन जब आप अल्केन नाइट्राइल को बेसिक मीडियम में रिफ्लक्स करेंगे तो हमारे पास सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। तो देखें जरा, ये बेटा इथेन नाइट्राइल है, हाइड्रोलिसिस आपने करनी है, हाइड्रोलिसिस हुई, वाटर ऐड होता है, ये C डबल बॉन्ड हो जाता है और NH2 हो जाता है, ये है एसेटमाइड। एसेटमाइड में अगर आप बेसिक मीडियम ऐड कर रहे हैं तो आपके पास सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड प्लस अमोनिया बनता है, और अगर एसिडिक मीडियम है वो HCl है या H2SO4 है कुछ भी है तो क्या होगा, उसमें कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा और अमोनियम का सॉल्ट बन जाएगा। अगर HCl है तो अमोनियम क्लोराइड, और अगर H2SO4 है तो अमोनियम सल्फेट बन जाएगा। यानी एसिडिक मीडियम में हमारे पास जो है ना वो कार्बोक्सिलिक एसिड बनना है, एथेनोइक एसिड बनना है, लेकिन बेसिक मीडियम में एथेनोइक एसिड नहीं बनना। तो 123 में पहली ऑप्शन हीटिंग इथेन नाइट्राइल अंडर रिफ्लक्स विद डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड, बेसिक मीडियम है तो यहां पे सोडियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 124, द प्रोसेस ऑफ इवेपोरेशन ऑफ अ लिक्विड इन नेचर इज अकम्पनीड बाय ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। कहते हैं जो वाटर की या किसी भी लिक्विड की जो इवेपोरेशन है नेचर में वो किन किन चीजों के साथ होती है सिवाय एक के, यानी जो बाकी हमने ऑप्शन हमें दी गई हैं वो कहता है सारी चीजें हो रही हैं सिवाय एक के, वो काम नहीं हो रहा। तो पहली ऑप्शन है इंक्रीज इन एंथैल्पी। ये बेटा इवेपोरेशन एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है, ये हीट एब्जॉर्ब करेगा तो फिजिकल स्टेट चेंज होगी, यानी एंथैल्पी इंक्रीज होनी है। जब एंथैल्पी इंक्रीज होती है तो हमेशा फ्री एनर्जी डिक्रीज होती है। तो पहली दोनों बातें सही हो गई। थर्ड ऑप्शन है इंक्रीज इन एंट्रोपी, जब कोई सिस्टम एनर्जी एब्जॉर्ब करता है तो एंट्रोपी बढ़ जाती है, ठीक हो गया। डेल्टा ऑप्शन डिक्रीज इन एंथैल्पी, ये गलत हो गया क्योंकि अगर पहली बार ठीक है इंक्रीज इन एंथैल्पी पहली ऑप्शन है तो फिर डेल्टा ऑप्शन ठीक नहीं हो सकता, डिक्रीज इन एंथैल्पी गलत हो गया। तो 124 डेल्टा ऑप्शन। जी बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ चलते हैं। जी स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर है बेटा 125, द मिनिमम एंगल बिटवीन द बॉन्ड पेयर इज शोन बाय। पहली ऑप्शन है SnCl2, दूसरी ऑप्शन है NF3, तीसरी है SO3 और चौथी ऑप्शन है वाटर। तो देखें जी हमारे पास ये सारी ऑप्शन दी गई हैं। SnCl2 है, इसमें बेटा एंगल हमारी बुक में लिखा हुआ है लेस देन 120। NF3 में एंगल हमारी बुक में दिया हुआ है 102, SO3 में एंगल होता है 120, वाटर में होता है 104.5। तो 125 जो क्वेश्चन है उसमें हमारे पास सबसे कम जो बॉन्ड एंगल बन रहा है वो NF3 का है। जो SnCl2 है ये भी 110 के करीब आता है तकरीबन। तो सबसे कम जो है 125 का NF3 का, यानी बीटा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 126, द मोलरिटी ऑफ द सोल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय एडिंग 7.1 ग्राम ऑफ सोडियम सल्फेट, जिसका मोलर मास दिया गया 142, टू एनफ वाटर टू मेक 100 क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इज।
जब बेटा मोलैरिटी हमने बतानी है उसने हमें गिवन मैस दे दिया है, मोलर मैस दे दिया है और वॉल्यूम दे दिया है। तो देखें जी मोलैरिटी का फार्मूला क्या होता है? मोलैरिटी का फार्मूला है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। मोल्स ऑफ सॉल्यूट का फार्मूला क्या होगा? गिवन मैस बाय मोलर मैस। गिवन मैस है 7.1, मोलर मैस है 142, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम में डेसीमीटर क्यूब। उसने जो वॉल्यूम हमें क्वेश्चन में दिया है वो सेंटीमीटर क्यूब में दिया हुआ है। सेंटीमीटर क्यूब को डेसीमीटर क्यूब में चेंज करने के लिए हम उसे 1000 पे डिवाइड करते हैं। तो 100 क्यूबिक सेंटीमीटर था, 1000 पे डिवाइड किया, डेसीमीटर क्यूब में चेंज हो गया। अब हमने सबसे पहले ये पॉइंट खत्म किया। जब ये पॉइंट खत्म होगा 71 और नीचे आ जाएगा 10, ये 100 के 2 जीरो से कैंसिल हो गया, ये भी 1/10, ये भी ऊपर भी फ्रैक्शन है नीचे भी फ्रैक्शन है, तो ये 10 इसे कैंसिल हो जाएगा, ये हम यहीं पे खत्म कर देते हैं। तो 1/2 बच गया, 1/2 बच गया। 1/2 का आंसर है 0.5। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 126 का आंसर बना 0.5 मोलर। तो पहली ऑप्शन है 2 मोलर, दूसरी 0.5, यही आंसर है। चार्ली ऑप्शन 1 मोलर है और डेल्टा ऑप्शन 0.05 मोलर है। तो 126 का आंसर बन गया 0.5 मोलर यानी बीटा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 127, इफ द वैल्यू ऑफ Kc इज वेरी स्मॉल देन द रिएक्शन एट इक्विलिब्रियम इंडिकेट्स। अगर बेटा Kc की वैल्यू बहुत कम हो तो इसका मतलब है कि रिएक्शन जस्ट स्टार्ट हुआ है या प्रोडक्ट बहुत थोड़ी अमाउंट में है। तो पहली ऑप्शन है जी वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ रिएक्टेंट, गलत, रिएक्टेंट बहुत ज्यादा लार्ज अमाउंट में होंगे। दूसरी ऑप्शन है वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। तीसरी है रिएक्टेंट्स आर हाईली अनस्टेबल, अगर रिएक्टेंट अनस्टेबल होते हैं तो फॉरन प्रोडक्ट बन जाता है, फिर प्रोडक्ट ज्यादा होता है, Kc वैल्यू ज्यादा होती। और डेल्टा ऑप्शन है रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द बैकवर्ड वन, ये भी गलत है। तो 127 वेरी स्मॉल अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट यानी बीटा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 128 है बेटा एन प्रोपाइल एथेनोएट एंड पेंटानोइक एसिड। प्रोपाइल एथेनोएट, एथेनोएट में 2 कार्बन, प्रोपाइल में 3, टोटल हुए 5, पेंटानोइक एसिड में 5, दोनों में कार्बन सेम है। अब कार्बोक्सिलिक एसिड और एस्टर एक दूसरे के फंक्शनल ग्रुप आइसोमर होते हैं। तो उसने पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ आइसोमर, ये शो कर रहे हैं। पहली ऑप्शन है टॉटोमर, दूसरी फंक्शनल ग्रुप आइसोमर, यही आंसर है। तीसरी पोजिशनल आइसोमर और चौथी मेटामर। तो 128 का बीटा आंसर। जो टॉटोमर्स होते हैं वो 3 चीजें शो करती हैं, वो कौन कौन सी हैं? अमाइनो एसिड, एल्डिहाइड और कीटोन्स। और जो पोजिशनल आइसोमर हैं ये जो है ना वो एल्डिहाइड, कार्बोक्सिलिक एसिड और जो एसिडमाइड वगैरह, इनके अलावा बाकी सारे शो कर रहे होते हैं। तो ये उसका आंसर नहीं बनता। 128 का आंसर जो है वो बीटा ऑप्शन फंक्शनल ग्रुप आइसोमर बनता है। 129 विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एप्लीकेबल टू द थर्मोकेमिकल प्रोसेस। कहते हैं थर्मोकेमिकल प्रोसेस में कौन सी चीज एप्लीकेबल नहीं होती? पहली ऑप्शन है इट रिप्रेजेंट द केमिकल चेंज, ठीक है। बीटा ऑप्शन है इट रिप्रेजेंट हीट चेंज, ठीक है। तीसरी ऑप्शन है इट रिप्रेजेंट स्पॉन्टेनिटी ऑफ द रिएक्शन। थर्मोकेमिकल प्रोसेस में हमें स्पॉन्टेनियस होने का नहीं पता चलता कि रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नहीं। तो चार्ली बात गलत हो गई। लास्ट ऑप्शन है इट रिप्रेजेंट द फिजिकल स्टेट ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट, ठीक हो गया जी। तो जो थर्मोकेमिकल प्रोसेस है अल्फा बीटा चार्ली, उसकी एप्लीकेशन है, उसकी जो एप्लीकेशन नहीं है वो चार्ली ऑप्शन है जी। 129 चार्ली ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 130, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ बॉन्ड प्रेजेंट इन देम। Which of the following solid have London dispersion forces, dipole-dipole forces and hydrogen bonding? तो बेटा ये जो लंडन डिस्पर्शन फोर्सेज हैं, डाइपोल डाइपोल फोर्सेज है और हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, ये मोलेकुलर सॉलिड्स में होती है। आयनिक सॉलिड में आयनिक बॉन्ड होता है, मेटालिक सॉलिड में मेटालिक बॉन्ड होता है, कोवलेंट सॉलिड में कोवलेंट बॉन्ड होता है। तो मॉलिकुलर सॉलिड में ये इंटरमॉलिकुलर फोर्सेज होती हैं जो इनको सॉलिड में कन्वर्ट करने का बायस बनती हैं। तो 130 का डेल्टा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 131, द कंपाउंड विद एन एटम which has an unshared pair of electron is called। वो कहता है कि ऐसा कंपाउंड जिसमें एक एटम के ऊपर अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन यानी लॉन पेयर मौजूद होगा, उसको क्या कहते हैं? उसको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। अल्फा ऑप्शन न्यूक्लियोफाइल। दूसरी ऑप्शन है प्रोटोफाइल। प्रोटोफाइल होता है प्रोटोन से है, प्रोटोन लवर यानी प्रोटोन की तरफ भागने वाला बेस। और जो चार्ली ऑप्शन है इलेक्ट्रोफाइल, वो तो इसका आंसर नहीं बनता। इलेक्ट्रोलाइट भी इसका आंसर नहीं बनता। तो 131 का अल्फा ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 132, अल्कोहल गिव विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन व्हेन बॉन्ड इज ब्रोकन बिटवीन कार्बन एंड ऑक्सीजन। बट अल्कोहल में जब कार्बन ऑक्सीजन का बॉन्ड ब्रेक होगा तो अल्कोहल में से OH निकल जाएगा। अब OH क्या है? नेगेटिव। नेगेटिव चीज को क्या कहते हैं? न्यूक्लियोफाइल। तो फिर इसका मतलब है अल्कोहल उस वक्त न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कर रहा होगा। तो देखें पहली ऑप्शन है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन, गलत।
दूसरी ऑप्शन है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन एक्शन, ठीक है। चार्ली ऑप्शन एलिमिनेशन, ये भी गलत। और डेल्टा ऑप्शन है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, ये भी गलत। तो 132 में न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। 133 बेटा, एडिशन ऑफ साइनाइड टू कार्बोनाइल ग्रुप विल बी मोस्ट फेवर्ड बाय। बेटा साइनाइड जो है वो एक बेस कैटालाइज रिएक्शन और एल्डिहाइड कीटोन में ये ऐड होता है। अब एल्डिहाइड और कीटोन में सबसे ज्यादा रिएक्टिव फॉर्मेल्डिहाइड है, यानी फॉर्मेल्डिहाइड सबसे जल्दी ये एडिशन करेगा। तो पहली ऑप्शन है फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है, यही इसका आंसर हो गया। दूसरी ऑप्शन एसिटल्डिहाइड है। एसिटल्डिहाइड में मिथाइल ग्रुप आ जाता है जो स्टीरिक हिंड्रेंस भी क्रिएट करता है और इलेक्ट्रॉनिक इफेक्ट भी क्रिएट करता है, इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है कार्बोनाइल को। चार्ली ऑप्शन और डेल्टा ऑप्शन में कीटोन्स हैं, कीटोन्स सबसे लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। तो 133 का फिर आंसर बन गया अल्फा ऑप्शन यानी फॉर्मेल्डिहाइड। क्वेश्चन नंबर 134, द अनपोल्यूटेड रेन वाटर इज स्लाइटली एसिडिक ड्यू टू द रिएक्शन ऑफ रेन वाटर विद। अनपोल्यूटेड की बात कर रहा है, तो अनपोल्यूटेड में ना सल्फर डाइऑक्साइड होता है ना नाइट्रोजन के ऑक्साइड्स होते हैं। तो अल्फा ऑप्शन है सल्फर डाइऑक्साइड, गलत। बीटा ऑप्शन है ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, गलत। चार्ली ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करके कार्बोनिक एसिड बनाती है जो उसे स्लाइटली एसिडिक कर देता है। तो इसका 134 का आंसर चार्ली ऑप्शन ही है। और डेल्टा ऑप्शन है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन जो एयर में मौजूद होते हैं उनकी वैसे एसिडिटी नहीं क्रिएट होती। 135, द अमाउंट ऑफ हीट एब्जॉर्ब और इवॉल्व व्हेन 1 मोल ऑफ द कंपाउंड इज फ्रॉम इट्स एलिमेंट इज कॉल्ड। वो कहते हैं कि जब अमाउंट ऑफ हीट जो है वो हमने बतानी है एवॉल्व या एब्जॉर्ब, जब 1 मोल कंपाउंड का बनता है उसके एलिमेंट से, तो ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन होती है बेटा। तो पहली ऑप्शन इसका आंसर बन गया। जो दूसरी ऑप्शन है स्टैंडर्ड हीट ऑफ एटमाइजेशन, उसमें हमने जो ना किसी चीज के एटम्स बनाने होते हैं, तो ये तो आंसर नहीं बनता। चार्ली ऑप्शन है स्टैंडर्ड हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, उसमें बेटा हम एसिड और बेस को मिला के न्यूट्रलाइज कर रहे होते हैं। और जो डेल्टा ऑप्शन है स्टैंडर्ड हीट ऑफ सोल्यूशन, उसमें सोल्यूशन बन रहा होता है। तो 135 का अल्फा आंसर। क्वेश्चन नंबर 136, एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन ऑफ ऑल द स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेसिस हैज द सेम वैल्यू बिकॉज। बेटा वो कह रहे हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेसिस की एंथैल्पी ऑफ न्यूट्रलाइजेशन तकरीबन सबकी सेम होती है, क्यों? पहली ऑप्शन न्यूट्रलाइजेशन लीड टू द फॉर्मेशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। दूसरी ऑप्शन है स्ट्रॉन्ग एसिड एंड बेसिस आर आयनिक सब्सटेंसेस। तीसरी ऑप्शन है एसिड ऑलवेज गिव राइज टू एच आयन एंड बेस ऑलवेज फर्निश ओ एच आयन। और डेल्टा ऑप्शन है द नेट केमिकल चेंज इन्वॉल्व द कॉम्बिनेशन ऑफ एच आयन एंड ओ एच आयन टू फॉर्म वाटर। बेटा ये इसका बेस्ट आंसर है कि वो जो एच आयन एसिड से आने हैं और जो ओ एच आयन बेस में से आने हैं, इन्होंने 1 मोल वाटर बनाना है। तो जब 1 मोल वाटर बनेगा किसी भी स्ट्रॉन्ग एसिड बेस में से, तो वो उसमें एक जैसी अमाउंट ऑफ हीट रिलीज होगी। तो 136 का सबसे बेस्ट आंसर जो है वो डेल्टा ऑप्शन बनती है बेटा। क्वेश्चन नंबर 137 है, मार्क द इनकरेक्ट स्टेटमेंट अबाउट द वेपराइजेशन व्हेन वी हीट अ लिक्विड ऑल ऑफ द फॉलोइंग चेंजेस टेक प्लेस एक्सेप्ट। कहते हैं वेपराइजेशन के बारे में इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताएं। व्हेन वी हीट अ लिक्विड ऑल द फॉलोइंग चेंज, जब हम किसी भी लिक्विड को हीट करते हैं सारी चेंजेस होते हैं सिवाय एक के। पहली है जी द एनर्जी ट्रांसफर टू द लिक्विड मेक द पार्टिकल्स मूव फास्टर। ये काम हो रहा होता है। वो कहते हैं कौन सा काम नहीं होता। दूसरी ऑप्शन द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स वीकन, जब आप हीट करते हैं तो मॉलिक्यूल्स ज्यादा फास्ट मूव करते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती हैं। पहली दोनों स्टेटमेंट ठीक है। चार्ली ऑप्शन है द पार्टिकल्स विद मॉडरेट एनर्जी आर फर्स्ट टू एस्केप फ्रॉम द फोर्सेस होल्डिंग देम टुगेदर इन द लिक्विड। ये वाली बात गलत हो गई। उसने कहा जी जिनके अंदर मॉडरेट एनर्जी होगी वो पहले निकल जाएंगे। सबसे पहले किसने लिक्विड में से एस्केप करना है? जिनके पास सबसे ज्यादा एनर्जी होगी। मॉडरेट एनर्जी वाले एस्केप नहीं करेंगे। तो चार्ली बात गलत हो गई। डेल्टा ऑप्शन है द लिक्विड इवेपोरेट दिस हैपन एट अ टेम्परेचर बिलो द बॉइलिंग पॉइंट। वो कहते हैं कि ये चीज जो है ना वो बॉइलिंग पॉइंट से पहले जो ना वो हो रही होती है। तो ठीक है, डेल्टा बात भी ठीक है। तो 137 में सिर्फ चार्ली बात गलत है, बाकी सारी बातें ठीक है। क्वेश्चन नंबर 138, एलानीन इज एन अमाइनो एसिड विच शो न्यूट्रल इफेक्ट ऑन लिटमस पेपर, द फार्मूला ऑफ एलानीन में बी। तो एलानीन का फार्मूला उसने पूछा कौन सा है? अल्फा ऑप्शन बेटा इसका फार्मूला है। जो बीटा ऑप्शन है वो एलानीन का फार्मूला नहीं है, वो एक बेसिक अमाइनो एसिड है। और जो चार्ली ऑप्शन है ये एस्पार्टिक अमाइनो एसिड है। जो डेल्टा ऑप्शन है ये बेटा हमारे पास लाइसीन का फार्मूला है। तो 138 अल्फा आंसर। क्वेश्चन नंबर 139, हाइड्रोजिनेशन ऑफ अनसैचुरेटेड ऑयल इज डन बाय यूजिंग। हाइड्रोजिनेशन किसी भी ऑयल की किसकी मौजूदगी में होती है? पहली ऑप्शन है फाइनली डिवाइडेड निकल।
दूसरी ऑप्शन है कॉपर, तीसरी वेनेडियम पेंटॉक्साइड और चौथी ऑप्शन है फाइनली डिवाइडेड आयरन। तो बेटा निकल को हम फाइनली डिवाइडेड फॉर्म में यूज करते हैं। तो 139 अल्फा आंसर। लास्ट क्वेश्चन है बेटा, इन द सीक्वेंस ऑफ रिएक्शन इथेन, आगे लिखा हुआ डिफ्यूज सनलाइट क्लोरीन। तो बेटा ये अल्केन की फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन होती है, इथाइल क्लोराइड बनता है, यानी ए जो उसने लिखा हुआ है वो इथाइल क्लोराइड बन जाएगा। फिर आगे लिखा हुआ है सोडियम ईथर और बी, द प्रोडक्ट बी इज इथाइल क्लोराइड। बेटा देखें इथाइल क्लोराइड जब बन गया तो जब आप उसमें सोडियम डालते हैं ईथर की मौजूदगी में, तो इथाइल क्लोराइड के दो मॉलिक्यूल आपस में जुड़ते हैं और उनमें ये सोडियम क्लोराइड सेपरेट हो जाता है। इथाइल और इथाइल आपस में जुड़ के ब्यूटेन बनाते हैं, यानी एंड पे जो बी हमारे पास बनना है प्रोडक्ट वो ब्यूटेन होगा बेटा। ये वुड्स रिएक्शन है। तो पहली ऑप्शन है प्रोपेन, गलत। दूसरी ऑप्शन है ब्यूटेन, ठीक है। चौथी ऑप्शन इथेन और लास्ट ऑप्शन है पेंटेन। तो बेटा इसका आंसर बना ब्यूटेन, यानी 140 बीटा ऑप्शन। ये था बेटा आज का टेस्ट। उम्मीद है कि आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी। नेक्स्ट टेस्ट तक के लिए अल्लाह हाफिज।